सोचो, एक पल के लिए अपनी आंखें बंद करो। तुम्हारी सांस हल्की हल्की चल रही है और दिमाग एक शांत रात में धीरे धीरे डिसॉल्व हो रहा है। बाहर शायद हवा चल रही हो, एक खिड़की से हल्की सी रोशनी आ रही हो और तुम अपने आप को एक अजीब सी थॉट के साथ पाते हो। दुनिया वैसे है जैसे तुम सोचते हो, या फिर दुनिया उतनी ही बदल जाती है जितना तुम उसे ऑब्जर्व करते हो। यही है क्वांटम अनसर्टेनिटी का राज। यही है वह दरवाजा जिससे हमें आगे के 100 माइंड बेंड्स तक जाना है। और शुरुआत होती है एक ऐसे थॉट से जो सिंपल लगता है, लेकिन जितना तुम सोचोगे उतना ज्यादा तुम्हें कंफ्यूज करेगा। इमेजिन करो तुम एक कॉइन फ्लिप करते हो। तुम्हें लगता है कि कॉइन हवा में घूम रहा है और फाइनली या तो हेड्स आएगा या टेल्स। लेकिन क्वांटम दुनिया में कॉइन एक साथ हेड्स भी है और टेल्स भी। दोनों स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं एक साथ जब तक तुम उसे देख नहीं लेते। जिस पल तुम्हारी नजर उस पर पड़ती है उसी पल कॉइन एक स्टेट चूज करता है। यही है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की कहानी। हाइजेनबर्ग ने 1927 में एक थियरी दी थी जिसका नाम है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। उसने कहा कि एक पार्टिकल की एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम एक साथ कभी भी मेजर नहीं की जा सकती। मतलब अगर तुम्हें यह पता है कि पार्टिकल कहां है तो तुम्हें यह प्रिसाइज तरीके से कभी नहीं पता चलेगा कि वह कितनी स्पीड से चल रहा है। और अगर तुम्हें स्पीड मालूम है तो तुम कभी भी उसकी एग्जैक्ट जगह नहीं जानते। अब तुम सोच रहे होगे, इसमें ऐसा क्या बड़ी बात है? बात यह है कि हमारी पूरी दुनिया, हमारा पूरा सोचने का तरीका इसी असम्पशन पर बेस्ड है कि चीजें डेफिनेट होती हैं। तुम्हारी कुर्सी यहां है, तुम्हारा फोन तुम्हारे हाथ में है, तुम्हारी कॉफी का कप टेबल पर रखा है। लेकिन क्वांटम दुनिया में चीजें डेफिनेट नहीं होती, सिर्फ प्रोबेबिलिटीज होती हैं। सोचो तुम एक रूम में हो और एक बिल्ली हवा में चल रही है। अभी वह बिल्ली दरवाजे के पास भी हो सकती है या फिर बेड के नीचे भी हो सकती है। तुम्हें यह तब तक पता नहीं चलेगा जब तक तुम उसे देख नहीं लेते, और देखते ही वह एक जगह फ्रीज हो जाती है। मतलब क्वांटम दुनिया में देखने का एक्ट ही रियलिटी को शेप देता है। एक पल ठहरो और रिफ्लेक्ट करो। अगर रियलिटी अपनी असली शेप तभी बनाती है जब तुम उसे ऑब्जर्व करते हो, तो फिर क्या दुनिया वैसे एग्जिस्ट करती भी है जब तुम्हारी नजर उस पर नहीं है? क्या तुम्हारी पीछे वाली कुर्सी अभी भी कुर्सी है, या फिर वह एक प्रोबेबिलिटी क्लाउड है जो सिर्फ तब कुर्सी बनेगा जब तुम उस तरफ देखोगे? यह थॉट सिर्फ फिजिक्स का नहीं बल्कि फिलॉसफी का भी है। क्या हमें लगता है कि हम एक सॉलिड दुनिया में रह रहे हैं, लेकिन असल में हम एक फ्रैजाइल वेव फंक्शन में रह रहे हैं जो हर सेकंड कोलैप्स हो रहा है। और इस अनसर्टेनिटी के पीछे एक और लेयर है। जब तुम एक चीज मेजर करते हो, तुम खुद सिस्टम का पार्ट बन जाते हो। तुम ऑब्जर्वर हो, लेकिन तुम्हारा ऑब्जर्वेशन खुद एक्सपेरिमेंट को चेंज कर देता है। मतलब तुम कभी भी एक पैसिव विटनेस नहीं हो सकते। तुम हमेशा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो, खुद रियलिटी को इन्फ्लुएंस कर रहे हो। थोड़ा और गहरा सोचो। इमेजिन करो एक स्टेज है, उस पर एक प्ले चल रहा है, एक कहानी परफॉर्म हो रही है। लेकिन यह प्ले तभी अपनी स्क्रिप्ट चूज करता है जब तुम ऑडिटोरियम में बैठे उसे देखते हो। अगर तुम उसे देख ही नहीं रहे तो वह प्ले अलग अलग पॉसिबिलिटीज में डिसॉल्व हो जाता है। यही है क्वांटम स्टेज, एक स्टेज जिसमें ऑडियंस के बिना कहानी इनकम्प्लीट है। यह थॉट डिस्टर्बिंग भी है और सूदिंग भी। डिस्टर्बिंग इसलिए क्योंकि इसका मतलब है कि रियलिटी हमेशा अनसर्टन है, हमेशा इनकम्प्लीट है। सूदिंग इसलिए क्योंकि इसका मतलब है कि तुम्हारी आंखों, तुम्हारी अवेयरनेस, तुम्हारी कॉन्शियसनेस का एक सेंट्रल रोल है। तुम सिर्फ दुनिया को देख नहीं रहे, तुम्हारा देखना दुनिया को बनाता है। एक गहरी सांस लो। सोचो, जब तुम रात को अपनी खिड़की से चांद देखते हो तो क्या चांद तभी रियल है जब तुम उसे देखते हो, या फिर क्या चांद अपने आप में एक संभावना है जो तुम्हारी आंखों की रोशनी से एक आकार पाता है? हाइजेनबर्ग के अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को समझना मुश्किल है क्योंकि हमारी आदत है सर्टेनिटी में जीने की। हम चाहते हैं कि हमें आंसर्स मिलें कि बिल्ली यहां है या बिल्ली वहां है। लेकिन क्वांटम दुनिया हमें दिखाती है कि बिल्ली दोनों जगह है जब तक हम उसे देखते नहीं। और यह सिंपल सा आइडिया हमारी पूरी अंडरस्टैंडिंग को तोड़ देता है। जब तुम्हें लगता है कि तुम कंट्रोल में हो, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है कंट्रोल एक इल्यूजन है। जब तुम्हें लगता है कि तुम्हें पता है तुम्हारी लाइफ कहां जा रही है, अनसर्टेनिटी कहती है तुम्हें सिर्फ प्रोबेबिलिटीज पता है, सर्टेनिटीज नहीं। यह थॉट तुम्हें एक अजीब सी फ्रीडम भी देता है। अगर दुनिया ऑलरेडी फिक्स्ड नहीं है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारी ऑब्जर्वेशंस, तुम्हारी अवेयरनेस
रियलिटी के स्ट्रक्चर में थ्रेड्स वीव कर रही है। तुम एक ऑब्जर्वर ही नहीं, तुम एक को क्रिएटर हो। और इसी अनसर्टेनिटी के रास्ते से हम आगे बढ़ते हैं, एक और भी ज्यादा माइंड बेंडिंग थॉट की तरफ। क्योंकि अगर एक कॉइन एक साथ हेड्स और टेल्स हो सकता है, अगर एक बिल्ली एक साथ अलाइव और डेड हो सकती है, तो इसका मतलब है कि शायद तुम खुद भी एक साथ मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हो। यहां से हम चलेंगे श्रोडिंगर के बॉक्स की तरफ, एक ऐसी कहानी जिसमें एक बिल्ली एक साथ जिंदा भी है और मरी हुई भी। और यह सिंपल सी कहानी हमें क्वांटम दुनिया का सबसे अजीब पैराडॉक्स दिखाती है। पर उस बॉक्स के अंदर घुसने से पहले एक बार फिर सांस लो और सोचो, अगर तुम अभी अपनी आंखों को बंद कर लो तो क्या तुम्हारी दुनिया उसी पल एक प्रोबेबिलिटी क्लाउड में डिसॉल्व हो जाएगी? सोचो, एक डार्क रूम है, उस रूम के बीच एक बॉक्स रखा है। बॉक्स पूरी तरह सील्ड है, न उसके अंदर की आवाज बाहर आ सकती है, न तुम उसके अंदर झांक सकते हो। तुम बस एक बॉक्स देख रहे हो, एक क्लोज्ड कंटेनर। लेकिन तुम जानते हो कि उस बॉक्स के अंदर एक बिल्ली है, और बिल्ली के साथ एक अजीब सा मैकेनिज्म भी है। एक वायल ऑफ पॉइजन, एक रेडियो एक्टिव एटम और एक टाइनी हैमर जो सिर्फ एक स्पेसिफिक ट्रिगर होने पर उस वायल को तोड़ देगा। यह कोई हॉरर स्टोरी नहीं है, बल्कि साइंस का एक सबसे फेमस थॉट एक्सपेरिमेंट है। एर्विन श्रोडिंगर, एक ऑस्ट्रियन फिजिसिस्ट, ने 1935 में यह सोचा था। उसने कहा, अगर हम क्वांटम मैकेनिक्स के रूल्स को एवरीडे ऑब्जेक्ट्स पर अप्लाई करें तो एक बिल्ली एक साथ जिंदा भी हो सकती है और मरी हुई भी। सोचो जरा, एक बिल्ली जो एक ही वक्त में दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है, जीवित और डेड। अब तुम सोचोगे ये कैसे संभव है? क्योंकि हमारी दुनिया में चीजें क्लियर होती हैं। अगर तुम अपने रूम में हो तो तुम या तो बेड पर बैठे हो या चेयर पर। तुम एक ही वक्त में दोनों जगह नहीं हो। तुम्हारी कॉफी का कप या तो टेबल पर है या फ्लोर पर गिरा हुआ है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं। क्वांटम दुनिया हाउएवर ऐसा नहीं कहती। जब एक रेडियो एक्टिव एटम डिके करता है तो वह एक प्रोबेबिलिस्टिक इवेंट होता है। मतलब वह या तो डिके करेगा या नहीं करेगा। लेकिन जब तक तुम इसे ऑब्जर्व नहीं करते, वह एक सुपरपोजिशन स्टेट में होता है। मतलब दोनों पॉसिबिलिटीज एक साथ एग्जिस्ट करती हैं। श्रोडिंगर ने कहा, अगर एटम दोनों स्टेट्स में है तो उसके साथ लिंक्ड मैकेनिज्म भी दोनों स्टेट्स में है। अगर मैकेनिज्म दोनों स्टेट्स में है तो बिल्ली भी दोनों स्टेट्स में है। और इस तरह एक पैराडॉक्स पैदा होता है, बिल्ली एक साथ अलाइव भी है और डेड भी। एक पल ठहरो और इस बात को सच में महसूस करो। सोचो, तुम एक बॉक्स के सामने बैठे हो, तुम जानते हो कि उसके अंदर बिल्ली है, लेकिन जब तक तुम बॉक्स ओपन नहीं करते तुम्हें पता ही नहीं चल सकता कि बिल्ली जिंदा है या मरी हुई। तुम्हें सिर्फ यह पता है कि वह एक सुपर पोजिशन में है, एक बिजार इन बिटवीन स्टेट जिसमें दोनों ट्रूथ्स एक साथ हैं। इस थॉट एक्सपेरिमेंट ने दुनिया के साइंटिस्ट्स और फिलोसोफर्स दोनों को शुक कर दिया, क्योंकि यह एक सिंपल सा कैट और बॉक्स का एग्जाम्पल है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है, क्या रियलिटी अपने आप में डेफिनेट है या फिर रियलिटी हमेशा अनसर्टेन रहती है जब तक हम उसे ऑब्जर्व न करें? सोचो अपने लाइफ के चॉइसेस के बारे में। अगर तुम्हें कल एक जॉब ऑफर मिलता है तो क्या तुम उस जॉब को एक्सेप्ट करने वाले वर्जन भी हो और रिजेक्ट करने वाले वर्जन भी? और दोनों वर्जन सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं जब तक तुम एक फाइनल डिसीजन नहीं लेते? क्या तुम्हारी जिंदगी खुद एक क्वांटम बॉक्स है? अब तुम्हें लगता होगा कि यह सिर्फ एक इमेजिनेशन गेम है, लेकिन एक्सपेरिमेंट्स ने बार बार प्रूव किया है कि पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, ये सब एक साथ मल्टीपल स्टेट्स में एग्जिस्ट करते हैं। उन्हें सुपरपोजिशन स्टेट कहा जाता है। और जैसे ही तुम उन्हें ऑब्जर्व करते हो, वे कोलैप्स हो जाते हैं एक सिंगल स्टेट में। मतलब बिल्ली का पैराडॉक्स सिर्फ एक मेटाफोर है। रियल क्वांटम दुनिया में यह रोज होता है। एक इलेक्ट्रॉन एक ही वक्त में मल्टीपल ऑर्बिट्स में हो सकता है। एक फोटॉन एक ही वक्त में मल्टीपल पाथ्स पर चल सकता है, और सिर्फ तुम्हारी ऑब्जर्वेशन उसे एक ऑप्शन चूज करने पर मजबूर करती है। इसमें सबसे ज्यादा ईरी बात यह है कि श्रोडिंगर खुद बिल्ली एक्सपेरिमेंट को सीरियसली नहीं लेना चाहते थे। उनका मकसद था कि लोग क्वांटम मैकेनिक्स की अब्सर्डिटी को समझ सकें। लेकिन आयरनी यह है कि बिल्ली की कहानी ही क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे फेमस सिंबल बन गई। एक गहरी सांस लो और इमेजिन करो कि तुम खुद एक बॉक्स हो। तुम्हारे अंदर भी इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं। तुम एक साथ मल्टीपल वर्जन्स ऑफ योरसेल्फ हो। एक वर्जन जो साइंटिस्ट बना, एक वर्जन जो आर्टिस्ट बना, एक वर्जन जो किसी और सिटी में चला गया। ये सारी वर्जन सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती हैं।
जब तक तुम एक ऑब्जर्वर के तौर पर अपना एक पाथ चूज नहीं करते। पैराडॉक्स यह है कि तुम सिमल्टेनियसली अलाइव भी हो और डेड भी, सक्सेसफुल भी हो और अनसक्सेसफुल भी, हैप्पी भी हो और सैड भी। और तुम्हारी अवेयरनेस एक वेव फंक्शन को कोलैप्स करके एक वर्जन चूज करती है। और यही तुम्हारी रात को बेड पर सोचने वाली इमेजिनेशन को डेंजरस और फैसिनेटिंग बनाता है। अगर तुम्हारी लाइफ एक बॉक्स है, तो क्या तुम सच में अपना एक ही पाथ जी रहे हो, या तुम्हारा हर एक डिसीजन मल्टीपल ब्रांचेस क्रिएट कर रहा है? एक और चीज सोचने लायक है, अगर बिल्ली एक साथ अलाइव और डेड हो सकती है, तो इसका मतलब है कि हमारी क्लासिकल लॉजिक जो कहती है कि एक स्टेटमेंट या तो ट्रू है या फॉल्स, वह क्वांटम दुनिया में फेल हो जाती है। यहां ट्रूथ्स ओवरलैप करते हैं, यहां कॉन्ट्रडिक्शन सिमल्टेनियसली वैलिड होते हैं। मतलब क्वांटम वर्ल्ड एक पोएटिक वर्ल्ड है, एक दुनिया जहां एक ही पल में एक ही सेंटेंस का दोनों मीनिंग हो सकता है। एक पल रुककर सोचो, इमेजिन करो तुम एक कविता सुन रहे हो। उस कविता में एक लाइन है, मैं तुमसे जुदा भी हूं और तुमसे जुदा भी नहीं हूं। यह कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है, लेकिन दिल के लेवल पर एक अजीब सेंस बनाता है। श्रोडिंगर की बिल्ली भी वैसे ही है, साइंस की एक पैराडॉक्सिकल कविता। और जब तुम यह कविता रात की शांति में सुनते हो, तो तुम्हें लगता है कि दुनिया सिर्फ एक रिजिड मशीन नहीं है, बल्कि दुनिया एक मिस्ट्री है, एक कहानी है जो तुम्हारी आंखों के सामने हर पल लिखी जा रही है। अब सोचो, अगर एक बिल्ली एक साथ अलाइव और डेड है, तो क्या तुम भी एक साथ इन्फिनिट वर्जन्स में एग्जिस्ट करते हो? क्या तुम्हारे सपने और तुम्हारी जगती दुनिया दोनों एक ही वक्त में रियल हैं? क्या तुम्हारा कल और आज एक ही बॉक्स में सुपरपोज्ड है? इस थॉट से तुम्हें हल्का सा डर भी लग सकता है और शांति भी। डर इसलिए क्योंकि इसका मतलब है कि रियलिटी हमेशा इनकम्प्लीट है, हमेशा एम्बिगुअस है। शांति इसलिए क्योंकि इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटीज हमेशा तुम्हारे लिए खुली हैं। तुम सिर्फ एक वर्जन नहीं हो, तुम एक वेव हो जो मल्टीपल डायरेक्शंस में फैल रही है। और जैसे ही तुम बॉक्स खोलते हो, तुम एक वर्जन चूज करते हो, लेकिन वे दूसरे वर्जन्स वैनिश नहीं होते, वे सिर्फ किसी और पॉसिबिलिटी स्पेस में एग्जिस्ट करते हैं। और यहीं से एक और भी गहरा थॉट आता है, अगर एक बिल्ली एक साथ जिंदा भी है और मरी हुई भी, तो क्या इसका मतलब है कि हम पैरेलल वर्ल्ड्स के एज पर खड़े हैं? क्या हर डिसीजन एक नया वर्ल्ड क्रिएट करता है? यही हमें ले जाता है नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ, द मेनी वर्ल्ड्स हाइपोथेसिस। पर उस डोर को खोलने से पहले एक मोमेंट के लिए अपनी सांस पर ध्यान दो। इमेजिन करो तुम एक बॉक्स के सामने बैठे हो। उस बॉक्स के अंदर एक बिल्ली है, अलाइव भी, डेड भी, और तुम डिसाइड करते हो कि तुम बॉक्स खोलना चाहते हो या उसे बंद रहने देना चाहते हो। क्या तुम्हें उस बॉक्स को खोलना है, या तुम्हें इस पैराडॉक्स का मिस्ट्री अपने दिमाग में जीने देना है? जो भी चॉइस तुम करते हो, रियलिटी उसी पल शेप ले लेती है। सोचो, तुम अपने रूम में बैठे हो, एक टेबल पर एक सिक्का पड़ा है, तुम उसे उठाकर हवा में उछालते हो, सिक्का घूमता है, चमकता है, और तुम उसके आउटकम का वेट करते हो, हेड्स या टेल्स। लेकिन अब जरा क्वांटम लेंस से देखो, तुम्हें लगता है कि सिक्का या तो हेड्स आएगा या टेल्स, लेकिन क्वांटम दुनिया यह कहती है दोनों होते हैं एक साथ। तुम्हारी रियलिटी दो पाथ्स में स्प्लिट हो जाती है, एक यूनिवर्स जहां सिक्का हेड्स आया और एक यूनिवर्स जहां सिक्का टेल्स आया। दोनों ही इक्वली रियल हैं, दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन तुम एक ही एक्सपीरियंस करते हो। यही है मेनी वर्ल्ड्स हाइपोथेसिस की कहानी। यह थ्योरी कहती है कि हर क्वांटम डिसीजन, हर रैंडम आउटकम एक नया यूनिवर्स क्रिएट करता है, एक ब्रांचिंग मल्टीवर्स, एक एंडलेस ट्री जिसमें हर डिसीजन एक नई ब्रांच बनाता है। तुम कॉफी चूज करते हो तो एक वर्ल्ड बन जाता है, तुम चाय चूज करते हो तो एक और वर्ल्ड। और दोनों वर्ल्ड्स सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं, अपने अपने कंसिस्टेंट रियलिटीज के साथ। थोड़ा पॉज लो, आनर सोचो। इसका मतलब है कि तुम अभी एक ही वक्त में इन्फिनिट जगह हो। एक तुम अभी इस वीडियो को सुन रहे हो, एक तुम टीवी देख रहे हो, एक तुमने शायद कल ही एक टोटली अलग डिसीजन लिया और अब एक अलग सिटी में रह रहे हो। और ये सारे तुम इक्वली रियल हो, लेकिन तुम्हारी अवेयरनेस सिर्फ एक ट्रैक पर चल रही है। एवरेट ने, जो कि एक अमेरिकन फिजिसिस्ट था, 1957 में यह आइडिया दिया था। उसने कहा कि क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे सिंपल एक्सप्लेनेशन यह है कि जब एक सिस्टम मल्टीपल पॉसिबिलिटीज में होता है तो वह कोलैप्स नहीं करता, बल्कि हर पॉसिबिलिटी अपना एक नया यूनिवर्स बन जाता है। मतलब कोई कोलैप्स नहीं होता, कोई एक चॉइस वैनिश नहीं होती, सभी चॉइसेस अपनी अपनी दुनिया बना लेते हैं।
ये थॉट एक तरफ से डीपली अनसेटलिंग है और दूसरी तरफ से पोएटिक। इमेजिन करो तुम्हारी हर एक छोटी सी चॉइस, एक साइप ऑफ टी, एक फोन कॉल पिक करना या इग्नोर करना, एक बस छोड़ना या पकड़ना, हर एक चॉइस एक नई दुनिया बनाता है। मतलब तुम्हारी जिंदगी एक ही लीनियर कहानी नहीं है। तुम्हारी जिंदगी एक कॉस्मिक लाइब्रेरी है जिसमें हर पेज एक अलग वर्जन ऑफ यू लिख रहा है। अब सोचो एक और लेवल डीपर। अगर तुम एक यूनिवर्स में एक दोस्त को कॉल करते हो और एक यूनिवर्स में नहीं करते, तो दोनों यूनिवर्सेस अपनी अपनी हिस्ट्री डेवलप करते हैं। एक यूनिवर्स में शायद वो कॉल तुम्हारी दोस्ती और गहरा कर देता है, एक यूनिवर्स में शायद वो दोस्ती धीरे धीरे फेड हो जाती है, लेकिन दोनों वर्जन्स इक्वली रियल हैं। तुम्हें लगता है तुम एक ही लाइफ लिव कर रहे हो, लेकिन असल में तुम एक फॉरेस्ट ऑफ लाइव्स में सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हो। टेक अ मोमेंट। यह थॉट तुम्हें हल्की सी डिजीनेस दे सकता है। क्या तुम सच में अपने इन्फिनिट वर्जन्स के बारे में सोच पा रहे हो? हर वर्जन का अपना दुख, अपनी खुशी, अपना एंडिंग। यह एक कॉस्मिक मिरर हाउस है जिसमें हर मिरर तुम्हारा एक और वर्जन रिफ्लेक्ट करता है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन यह है, तुम्हारा असली तुम कौन सा है? क्या तुम वह हो जो अभी यह वीडियो सुन रहा है, या वह जो कल एक अलग डिसीजन लेगा, या वह जो एक अल्टरनेट वर्ल्ड में अभी स्पेस में ट्रेवल कर रहा है? अगर हर वर्जन इक्वली रियल है तो तुम्हारी आइडेंटिटी एक सिंगल पॉइंट नहीं है। तुम्हारी आइडेंटिटी एक वेव है जो इन्फिनिट जगह फैली हुई है। फिलॉसफी के पर्सपेक्टिव से यह बहुत ही हॉन्टिंग थॉट है, क्योंकि हम यूजुअली अपने आप को एक सिंगुलर बीइंग मानते हैं। हम कहते हैं मैं हूं। लेकिन अगर मेनी वर्ल्ड सच है तो तुम सिमल्टेनियसली एक राइटर भी हो, एक सिंगर भी, एक साइंटिस्ट भी, एक वॉन्डरर भी। तुम सिमल्टेनियसली जीत रहे हो और हार रहे हो। तुम सिमल्टेनियसली लव पा रहे हो और लूज कर रहे हो। तुम सिमल्टेनियसली अलाइव भी हो और डेड भी। और जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जिंदगी एक नैरो पाथ है, एक सीधी रेखा है जो बर्थ से डेथ तक जाती है, मेनी वर्ल्ड्स तुम्हें कहती है तुम एक सीधी रेखा नहीं, तुम एक अनंत शाखित वृक्ष हो। हर सेकंड तुम ब्रांचेस क्रिएट कर रहे हो। हर पल तुम मल्टीपल यूनिवर्सेस में एक्सप्लोड हो रहे हो। टेक अ डीप ब्रेथ और इसको एक और एनालॉजी से समझने की कोशिश करो। इमेजिन करो एक रेडियो स्टेशन है। एक ही वक्त में मल्टीपल फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट हो रही है। तुम्हारी रेडियो मशीन एक फ्रीक्वेंसी ट्यून करती है और तुम वही सुनते हो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि बाकी फ्रीक्वेंसीज एग्जिस्ट नहीं करती। वे भी उतनी ही रियल हैं, बस तुम उन्हें ट्यून नहीं कर रहे। तुम्हारी कॉन्शियसनेस भी एक रेडियो ट्यूनर है जो एक फ्रीक्वेंसी चूज करती है, लेकिन इन्फिनिट और भी फ्रीक्वेंसीज पैरेलल चल रही हैं। और अगर यह बात सच है तो इसका एक और इंप्लीकेशन है। तुम्हारा हर एक ड्रीम, तुम्हारी हर एक इमेजिनेशन शायद एक और यूनिवर्स की रिफ्लेक्शन हो। जब तुम सपने में एक अननोन सिटी देखते हो या एक ऐसे पर्सन को मिलते हो जिससे तुमने कभी रियलिटी में नहीं देखा, शायद वह एक और यूनिवर्स से तुम्हारी कॉन्शियसनेस का एक ग्लिच है, एक स्लिप जिसमें तुमने एक ऑल्टरनेट यू की लाइफ ब्रीफली एक्सपीरियंस की। अब जरा और आगे सोचो। अगर इन्फिनिट यूनिवर्सेस हैं तो इसका मतलब है कि हर पॉसिबल सिनारियो कहीं ना कहीं रियल है। एक यूनिवर्स है जहां तुम बिलियनर हो, एक यूनिवर्स है जहां तुम एक लॉस्ट ट्रैवलर हो, एक यूनिवर्स है जहां तुम्हारी लाइफ बिल्कुल सेम है, बस तुम्हारी एक शर्ट का कलर डिफरेंट है। इन्फिनिटी में हर डिटेल इवेंचुअली रियलाइज होती है। मतलब नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग एग्जिस्ट्स समवेयर। यह थॉट एक तरफ से कंफर्टिंग है क्योंकि इसका मतलब है कि तुम कभी ट्रूली मिस आउट नहीं करते। हर चॉइस तुमने की हो या ना की हो, कहीं ना कहीं उसका एक वर्जन एग्जिस्ट करता है। लेकिन दूसरी तरफ यह एक एग्जिस्टेंशियल नाइटमेयर भी है, क्योंकि इसका मतलब है कि तुम अपनी यूनिकनेस लूज कर देते हो। अगर इन्फिनिट वर्जन्स ऑफ यू एग्जिस्ट करते हैं तो तुम्हारा एक वर्जन स्पेशल कैसे हुआ? और यही पैराडॉक्स इस हाइपोथेसिस को इतना हॉन्टिंग बनाता है। क्या तुम अपने आप को एक सिंगुलर बीइंग समझकर जियोगे, या तुम अपने आप को एक वेव समझकर जियोगे जो हर जगह साथ में फैली हुई है? टेक अ पॉज, रिफ्लेक्ट करो। अगर तुम्हारी हर एक चॉइस एक नया वर्ल्ड बनाती है तो इसका मतलब है तुम अभी इस पल में भी एक क्रिएटर हो। तुम सिर्फ एक पैसिव ऑब्जर्वर नहीं हो, तुम एक ब्रांचिंग मशीन हो जो नए नए वर्ल्ड्स जनरेट कर रही है। तुम एक वॉकिंग मल्टीवर्स हो, और जब तुम इस थॉट को अपने दिल में उतारते हो तुम्हें एक अजीब सी शांति भी मिलती है।
क्योंकि इसका मतलब है कि कोई भी चॉइस फाइनल नहीं है, कोई भी रिग्रेट एब्सोल्यूट नहीं है। हर मिस्ड अपॉर्चुनिटी एक और जगह रियलाइज होती है, हर व्हाट इफ कहीं ना कहीं एक यस है। और इस गेटवे से हम अगले पैराडॉक्स की तरफ जाएंगे। अगर यूनिवर्सेस एंडलेस तरह से ब्रांच करते हैं, तो क्या ये यूनिवर्सेस एक दूसरे से कनेक्टेड भी हो सकते हैं? अगर तुम एक डिसीजन अलग लेते हो और एक नया वर्ल्ड बन जाता है, क्या तुम्हारा ओरिजिनल तुम और ऑल्टरनेट तुम कभी एक दूसरे को फील कर सकते हैं? यही क्वेश्चन हमें ले जाता है एक और स्ट्रेंज फिनोमिनन की तरफ, क्वांटम एंटेंगलमेंट। लेकिन उस डोर को खोलने से पहले अपनी आंखें बंद करो और इमेजिन करो तुम एक फॉरेस्ट में चल रहे हो। हर ट्री एक तुम्हारा वर्जन है, हर ब्रांच एक तुम्हारी एक चॉइस, हर लीफ एक तुम्हारी एक पॉसिबिलिटी, और तुम एक ही वक्त में इस पूरे फॉरेस्ट का हिस्सा हो। इन्फिनिट तुम, इन्फिनिट लाइव्स, इन्फिनिट रिफ्लेक्शंस, और यही है द मेनी वर्ल्ड्स हाइपोथेसिस। सोचो, तुम एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। एक स्क्रीन है, एक छोटी सी स्लिट है, और उस स्लिट से लाइट गुजर रही है। तुम एक्सपेक्ट करते हो कि स्क्रीन के पीछे एक स्ट्रेट लाइन बनेगी, जैसे एक टॉर्च का बीम किसी दीवार पे पड़ता है। लेकिन जब तुम अपने साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके ऑब्जर्व करते हो कि पार्टिकल्स कहां गिर रहे हैं, कुछ अजीब होता है। जो तुम्हें सिर्फ एक सीधी लाइन दिखनी चाहिए थी, वहां एक इंटरफेरेंस पैटर्न उभर आता है, जैसे लाइट एक साथ वेव भी है और पार्टिकल भी। और फिर और भी ज्यादा अजीब तब लगता है जब तुम ये डिसाइड करते हो कि ठीक है, मैं डायरेक्टली देखूंगा कि पार्टिकल कौन सा रास्ता चूज करता है। उस मोमेंट पे पैटर्न बदल जाता है, वेव लाइक बिहेवियर गायब हो जाता है और पार्टिकल्स एक ऑर्डरली प्रिडिक्टेबल तरीके से सेटल हो जाते हैं। मतलब, जब तुम देखते हो चीज बदल जाती है। जब तुम्हें लगता है कि रियलिटी एक फिक्स चीज है, वो तुम्हारी आंखों के सामने मेल्ट हो जाती है और नया शेप ले लेती है। यह है ऑब्जर्वर इफेक्ट, क्वांटम मैकेनिक्स का एक सबसे ज्यादा माइंड बेंडिंग, ऑलमोस्ट हॉन्टिंग कॉन्सेप्ट। अब यह सवाल उठता है कि ऑब्जर्वेशन क्या है? क्या सिर्फ एक साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट काम करता है ऑब्जर्वेशन के लिए, या फिर ऑब्जर्वेशन मतलब कॉन्शियस अवेयरनेस? क्या पार्टिकल बस इस वजह से बिहेव करता है क्योंकि तुम उसे देख रहे हो? अगर ऐसा है तो इसका मतलब यह है कि हमारी कॉन्शियसनेस और फिजिकल यूनिवर्स के बीच कोई ऐसी इनविजिबल थ्रेड है जो हम अभी तक समझ ही नहीं पाए। थोड़ा और डिटेल में सोचो। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में जब इलेक्ट्रॉन्स को बिना ऑब्जर्व किए भेजा गया, तो उन्होंने अपना वेव नेचर दिखाया। लेकिन जैसे ही एक डिवाइस लगाया गया जो उनके पाथ को रिकॉर्ड करे, सडनली उन्होंने अपना पार्टिकल नेचर दिखा दिया। जैसे यूनिवर्स अपने आप से कह रहा हो, जब तुम मुझे देखते हो मैं एक शेप बन जाता हूं, जब तुम नहीं देखते मैं एक इन्फिनिट पॉसिबिलिटी हूं। और इसी में छुपी है एक ऑलमोस्ट स्पिरिचुअल क्वालिटी। हम हमेशा सोचते हैं कि चीजों की एक ऑब्जेक्टिव रियलिटी होती है, कि चाहे तुम देख रहे हो या नहीं, वो अपने फिक्स्ड स्टेट में मौजूद है। लेकिन ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है कि शायद चीजें फिक्स्ड नहीं होती। शायद वो एक फ्लूइड कैनवास है जो तुम्हारी आंखों के ब्रश से अपना शेप पाता है। ये थॉट थोड़ा सा अनसेटलिंग है। सोचो, अगर हमारी कॉन्शियसनेस ही चीजों को रियल बनाती है, तो क्या होता है उन सब चीजों का जिन्हें हम देखते ही नहीं? क्या वो किसी और पॉसिबिलिटी में एग्जिस्ट करती हैं? क्या रियलिटी एक ही है, या इन्फिनिट रियलिटीज एक साथ चल रही हैं और तुम्हारा ऑब्जर्वेशन बस एक पर्टिकुलर पॉसिबिलिटी को लॉक इन करता है? टेक अ मोमेंट टू रिफ्लेक्ट ऑन दिस। तुम्हारी जिंदगी में कितनी बार ऐसा होता है कि तुम एक सिचुएशन को एक तरीके से देखते हो और तुम्हारी नजर ही उस सिचुएशन का आउटकम बदल देती है? जैसे एक स्टूडेंट को टीचर की एक्सपेक्टेशन फील होती है और उसका परफॉर्मेंस उसके हिसाब से शेप हो जाता है। जैसे एक आर्टिस्ट जब एक ब्लैंक कैनवास को देखता है, तो वो बस कैनवास नहीं रहता, वो बन जाता है एक दुनिया जिसमें इन्फिनिट कलर्स छुपे होते हैं। तुम्हारे देखने की नजर ही उस दुनिया को जन्म देती है। यह सिर्फ मेटाफर नहीं है। ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है कि शायद यूनिवर्स भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। इसके इंप्लीकेशंस बहुत गहरे हैं। अगर ऑब्जर्वेशन ही रियलिटी बनाता है, तो क्या इसका मतलब है कि बिना कॉन्शियसनेस के यूनिवर्स का कोई फिक्स्ड शेप ही नहीं? क्या कॉन्शियसनेस और मैटर एक दूसरे के बिना अधूरे हैं? यह एक फिलोसॉफिकल क्वेश्चन है जो सेंचुरीज से डिबेट हो रहा है। बहुत लोग कहते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स ने स्पिरिचुअलिटी के कॉन्सेप्ट्स को एक साइंटिफिक दरवाजा दे दिया है। जैसे माया का कॉन्सेप्ट है, रियलिटी एक इल्यूजन है जो तुम्हारी परसेप्शन से शेप लेती है। ऑब्जर्वर इफेक्ट एग्जैक्टली यही सजेस्ट करता है कि तुम्हारी परसेप्शन बिना यूनिवर्स इनकम्प्लीट है। अब थोड़ा और गहरा जाते हैं। क्या तुमने कभी सोचा है कि तुम खुद अपनी लाइफ के ऑब्जर्वर हो? तुम अपने थॉट्स देखते हो, अपने इमोशंस देखते हो, अपने एक्सपीरियंसेस देखते हो, लेकिन एक लेवल पे तुम ये रियलाइज करते हो कि तुम और तुम्हारा ऑब्जर्वेशन अलग नहीं है। तुम जिस चीज को देखते हो
उससे तुम शेप देते हो। तुम्हारे रिलेशनशिप्स, तुम्हारा करियर, तुम्हारा इनर वर्ल्ड, सब तुम्हारी ऑब्जर्वेशन की वजह से एक तरीके से अनफोल्ड होते हैं। जैसे एक क्वांटम पार्टिकल डिसाइड करता है कि पार्टिकल बनना है या वेव, वैसे ही तुम्हारी लाइफ के मोमेंट्स डिसाइड करते हैं कि वो किस डायरेक्शन में अनफोल्ड होंगे, बेस्ड ऑन तुम्हारी अवेयरनेस। टेक अनदर मोमेंट टू ब्रीथ और इमेजिन करो कि तुम एक वास्ट ओशन में खड़े हो। वेव्स इन्फिनिट हैं, हर वेव एक पॉसिबिलिटी है। तुम्हारी आंखों की रोशनी जिस वेव को देखती है वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है, और बाकी वेव्स वो छुप जाती हैं, वो पोटेंशियल बन के रहती हैं, जैसे किसी अल्टरनेट डायमेंशन में। ये ऑब्जर्वर इफेक्ट कहता है कि तुम सिर्फ एक छोटी सी फिजिकल बॉडी नहीं हो जो एक फिक्स्ड यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है। तुम एक को क्रिएटर हो। तुम्हारा देखना, तुम्हारा परसीव करना, तुम्हारा ऑब्जर्व करना, ये सब यूनिवर्स के फैब्रिक को वीव करते हैं। लेकिन इस सोच में एक पैराडॉक्स भी छुपा है। अगर ऑब्जर्वेशन रियलिटी को चेंज करता है तो क्या हम सच में यूनिवर्स को ऑब्जेक्टिवली समझ सकते हैं? क्या साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स कभी प्योर हो सकते हैं? क्योंकि जैसे ही हम ऑब्जर्व करते हैं हम रिजल्ट को अल्टर कर देते हैं। मतलब साइंस इटसेल्फ एक पैराडॉक्स पे खड़ा है कि वो चीज मेजर करने की कोशिश करता है जो मेजर करते ही अपना शेप बदल देती है। और इस पैराडॉक्स में एक शांति भी छुपी है, क्योंकि अगर तुम्हारी ऑब्जर्वेशन रियलिटी बनाती है तो इसका मतलब है कि तुम्हारी अवेयरनेस काम कर रही है हर पल। तुम्हारा देखना सिर्फ देखना नहीं है, वो एक एक्ट ऑफ क्रिएशन है। तुम एक आर्टिस्ट हो जिसका ब्रश तुम्हारी नजर है और जिसका कैनवास पूरा यूनिवर्स है। अब इमेजिन करो रात का एक वक्त, तुम अपने कमरे में बैठे हो, एक लैंप की हल्की सी रोशनी, एक डायरी खुली हुई। तुम सोच रहे हो अपने दिन के बारे में। जैसे ही तुम अपनी मेमोरीज को ऑब्जर्व करते हो तुम रियलाइज करते हो कि वो एक नए शेप में दोबारा लिख रही हैं अपने आप को। तुम्हारे लिए वो मोमेंट्स वैसे ही एग्जिस्ट करते हैं जैसे तुम उन्हें ऑब्जर्व करते हो। मतलब तुम अपने पास्ट को भी शेप करते हो ऑब्जर्वेशन से। अगर तुम किसी मेमोरी को एक दुख के एंगल से देखते हो वो तुम्हें हैवी लगती है। अगर उसी मेमोरी को एक लर्निंग के एंगल से देखते हो वो एक टीचर बन जाती है। ऑब्जर्वेशन तुम्हारे पास्ट को भी रीशेप कर सकता है। एंड फ्यूचर, वो तो और भी फ्लूइड है। वो तो बस एक क्वांटम फील्ड है जिसमें इन्फिनिट पॉसिबिलिटीज हैं। तुम्हारी अवेयरनेस, तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन उसे कोलैप्स करके एक रियलिटी बनाती है। मतलब ऑब्जर्वर इफेक्ट तुम्हारी लाइफ का भी एक हिडन लॉ है। टेक अ डीप ब्रेथ एंड लेट दिस थॉट सिंक इन। क्या तुम बस एक ऑब्जर्वर हो या एक क्रिएटर भी? अगर तुम्हारी ऑब्जर्वेशन ही चीजों को रियल बनाती है तो तुम अपनी जिंदगी के कितने मोमेंट्स को कॉन्शियसली ऑब्जर्व करते हो और कितने मोमेंट्स तुम बस छोड़ देते हो अनकॉन्शियस डार्कनेस में? और जैसे ही तुम ये सोच अपने दिल में सेटल करते हो एक और सवाल उभर के आता है। अगर ऑब्जर्वेशन इतना पावरफुल है तो फिर ऑब्जर्वर खुद क्या है? तुम जो ऑब्जर्व करते हो उसके पीछे कौन है जो तुम्हें ऑब्जर्व कर रहा है? ये वो लेयर है जो तुम्हें नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ ले जाती है। एक और क्वांटम मिस्ट्री, एक और पैराडॉक्स जो तुम्हारी इमेजिनेशन की बाउंड्रीज को तोड़ देगा। चलो अब धीरे से उस तरफ बढ़ते हैं। सोचो तुम एक कमरे में हो। रूम इतना सिंपल है कि बस एक वुडन बॉक्स है वहां। बॉक्स बंद है, तुम्हें अंदर क्या है पता नहीं, लेकिन तुम्हें बताया जाता है कि बॉक्स के अंदर एक बिल्ली है और बिल्ली के पास एक छोटा सा पॉइजन मैकेनिज्म है जो एक रेडियो एक्टिव एटम के डिके होने पर रिलीज होगा। अगर एटम डिके कर गया तो पॉइजन निकलेगा और बिल्ली मर जाएगी। अगर एटम डिके नहीं हुआ तो बिल्ली जिंदा रहेगी। तुम बॉक्स को देख नहीं सकते, खोल नहीं सकते, लेकिन बॉक्स बंद होने तक तुम्हें यह कहना पड़ेगा कि बिल्ली जिंदा भी है और साथ ही साथ बिल्ली मरी हुई भी है। यह है श्रोडिंगर का पैराडॉक्स, एक ऐसा आइडिया जो फिजिक्स का सबसे फेमस, सबसे कंफ्यूजिंग और सबसे हॉन्टिंग कॉन्सेप्ट बन गया, क्योंकि यह हमें एक सिंपल और इनोसेंट सा सवाल पूछता है। क्या चीज तब तक रियल होती है जब तक हम उसे देख ना लें? और अगर हम ना देखें तो क्या वो रियलिटी एक साथ दोनों स्टेट्स में एग्जिस्ट करती है? एक लिम्बो जहां जिंदगी और मौत एक साथ चल रही हो? अब यह कॉन्सेप्ट एक छोटी सी फिजिक्स एक्सपेरिमेंट से शुरू होता है, लेकिन इसका इंपैक्ट तुम्हारी रात की नींद तक पहुंच जाता है, क्योंकि इस पैराडॉक्स में तुम्हारी अपनी जिंदगी के सवाल छुपे हैं। तुम कैसे डिसाइड करते हो कि तुम्हारी चॉइसेस, तुम्हारी रियलिटी, तुम्हारी पॉसिबिलिटीज क्या हैं? अगर हर एक पॉसिबिलिटी एक साथ एग्जिस्ट करती हो तो क्या तुम अभी इस वक्त एक साथ कॉफी भी पी रहे हो और चाय भी, एक साथ दोस्त के साथ बैठ के बातें भी कर रहे हो और एक अकेली रूम में सो भी रहे हो? थोड़ा स्लो डाउन करो और इमेजिन करो, तुम एक रात खिड़की के पास बैठे हो, बाहर से हल्की हवा आ रही है, एक लम्हा ऐसा है जहां तुम्हें लगता है कि दुनिया थोड़ी थमी सी है। तुम सोच रहे हो अपने पास्ट के एक डिसीजन के बारे में,
क्या होता अगर तुमने उस दिन हाँ बोला होता इंस्टेड ऑफ ना? क्या होता अगर तुमने दूसरी नौकरी ली होती, दूसरे शहर शिफ्ट हुए होते, किसी और इंसान के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट किया होता? उस बॉक्स में बिल्ली के जैसे तुम्हारी जिंदगी भी एक लिम्बो में है, एक साथ हजारों वर्जन्स में, एक साथ हजारों तरीके से अनफोल्ड होती हुई। तुमने एक चीज चूज की, एक वर्जन ओपन हुआ, बाकी सब अभी भी एक क्लोज्ड बॉक्स में लॉक्ड है। यही तो श्रोडिंगर का सपना है, एक ऐसा सपना जहां तुम्हारी रियलिटी के मल्टीपल लेयर्स एक साथ चल रही होती हैं। तुम्हारी कॉन्शियसनेस एक थ्रेड फॉलो करती है, लेकिन इन्फिनिट थ्रेड्स अभी भी बॉक्स के अंदर हैं, जिंदा और डेड बिल्ली की तरह सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हुए। और फिर सवाल उठता है, क्या हम सिर्फ ऑब्जर्वर्स हैं? क्या हमारी जिंदगी के आउटकम्स सिर्फ तब कोलैप्स होते हैं जब हम देखते हैं, जब हम एक चॉइस करते हैं? मतलब क्या तुम्हारी हर एक डिसीजन एक वेव जैसा है जो इन्फिनिट डायरेक्शंस में फैलता है, लेकिन जैसे ही तुम एक डायरेक्शन चूज करते हो, बाकी सब वेव्स कोलैप्स हो जाती हैं और सिर्फ एक ही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है? यह थॉट शायद तुम्हें थोड़ा डराता है, लेकिन शायद तुम्हें एक अजीब सी तसल्ली भी देता है, क्योंकि इसका मतलब यह है कि हर एक गलत डिसीजन भी सिर्फ एक बॉक्स के अंदर बंद है, और कहीं और किसी और वर्जन ऑफ तुम उसे सही कर रहा है। इस पैराडॉक्स की डेप्थ तुम्हें रात को सोचने पे मजबूर करती है। तुम्हारी दुनिया के हर एक सिंपल एक्ट सडनली स्ट्रेंज बन जाता है। जब तुम एक दोस्त को कॉल करते हो, क्या एक वर्जन है जहां तुम कॉल नहीं करते और वो दोस्ती हमेशा के लिए खत्म हो जाती है? जब तुम एक जॉब एक्सेप्ट करते हो, क्या एक वर्जन है जहां तुम उसे रिजेक्ट कर देते हो और एक नई दुनिया तुम्हें मिलती है? श्रोडिंगर की बिल्ली सिर्फ एक कैट नहीं है, वो तुम्हारी हर एक पॉसिबिलिटी है, एक जिंदा, एक डेड, एक स्टक इन बिटवीन। टेक अ मोमेंट और रिफ्लेक्ट करो। कितनी बार तुम अपनी लाइफ में सोचते हो कि काश मैं ऐसा करता, या काश मैंने ये डिसीजन लिया होता? ये काश ही तुम्हारा श्रोडिंगर्स बॉक्स है। हर एक काश एक ऑल्टरनेट बिल्ली है जो अभी भी एक बॉक्स में बंद है। तुम उस बॉक्स को कभी नहीं खोल सकते, लेकिन तुम जानते हो कि वो एग्जिस्ट करता है, और ये नॉलेज ही तुम्हें एक अजीब सा काल्मनेस भी देती है, क्योंकि एक सेंस में तुम कभी कुछ मिस नहीं करते। हर एक पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं तुम्ही के थ्रू जी रही होती है, लेकिन फिर भी एक डार्क ट्विस्ट यहां छुपा है। अगर हर चीज सिमल्टेनियसली एग्जिस्ट करती है, तो क्या तुम्हारी करंट लाइफ भी सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है? क्या तुम सिर्फ एक ऑब्जर्वर हो जो रैंडमली एक स्टेट पे अटका हुआ है, और कोई और ऑब्जर्वर एक दूसरे वर्जन ऑफ तुम्हें देख रहा है? ये पैराडॉक्स तुम्हें अपनी आइडेंटिटी तक पे डाउट करने पे मजबूर करता है। तुम कौन हो? एक बिल्ली जो बॉक्स के अंदर है, या एक ऑब्जर्वर जो बॉक्स को देख रहा है, या दोनों एक ही वक्त? और अब सोचो, अगर कॉन्शियसनेस एक बॉक्स है, तो क्या तुम जिंदा हो और मर चुके हो एक ही वक्त? जब तक तुम्हें अपनी मौत का एक्सपीरियंस नहीं होता, क्या तुम सिमल्टेनियसली इमॉर्टल भी हो और मॉर्टल भी? श्रोडिंगर का पैराडॉक्स यह भी सजेस्ट करता है कि डेथ एक ऑब्जर्वर के लिए कभी रियल नहीं होती। तुम्हें कभी अपनी मौत नजर नहीं आती, तुम सिर्फ जीते रहते हो, और शायद इन्फिनिट वर्जन्स में जीते रहते हो। इसमें एक और लेयर है। हमारी सोसाइटी भी एक श्रोडिंगर बॉक्स जैसी है। एक सच और एक झूठ एक साथ एग्जिस्ट करते हैं जब तक तुम्हें रियलिटी चूज नहीं करनी पड़ती। मीडिया एक वर्जन बताता है, दूसरा वर्जन छुपा होता है। तुम्हारी सोच एक वर्जन एक्सेप्ट करती है, बाकी सारी वर्जन्स कोलैप्स हो जाती हैं। लेकिन क्या वो सच में खत्म हो जाती हैं, या वो अभी भी कहीं एग्जिस्ट करती हैं, तुम्हारे सबकॉन्शियस के एक अंधेरे कोने में? टेक अनदर पॉज, डीप ब्रेथ लो। इमेजिन करो वो वुडन बॉक्स तुम्हारे सामने रखा है। तुम उसे खोल नहीं सकते, तुम्हें सिर्फ अस्यूम करना पड़ेगा कि उसके अंदर की बिल्ली जिंदा भी है और मर भी गई है। अब उस बिल्ली को अपने व्हाट इफ्स से रिप्लेस करो। हर एक व्हाट इफ एक जिंदा और डेड पॉसिबिलिटी है। तुम उन्हें छोड़ देते हो, लेकिन वो अभी भी बॉक्स में है। यह पैराडॉक्स तुम्हारी इमेजिनेशन को एक मेडिटेटिव जर्नी बना देता है, क्योंकि तुम रियलाइज करते हो कि तुम सिमल्टेनियसली इन्फिनिट लाइव्स जी रहे हो, और तुम्हारा माइंड उन सब को एक साथ एक्सपीरियंस नहीं कर सकता। इसलिए वो सिर्फ एक पाथ सिलेक्ट करता है, बाकी सब एक ड्रीम जैसे डिसॉल्व हो जाते हैं। और इसी के साथ एक और फिलोसॉफिकल सवाल उठता है, क्या रियलिटी सिर्फ तब एग्जिस्ट करती है जब हम उसे ऑब्जर्व करते हैं? अगर कल तुम्हारी आंखें बंद हो गईं, तो क्या दुनिया फिर भी एग्जिस्ट करेगी? या क्या दुनिया भी एक बिल्ली है जो एक साथ जिंदा और डेड है, जब तक कोई उसे देख ना ले? ये थॉट तुम्हें रात के एक लम्हे में
अपने ही कमरे के ऑब्जेक्ट्स पे डाउट करवा सकता है। तुम्हारी डेस्क, तुम्हारा बेड, तुम्हारी डायरी, क्या ये सब अभी भी एग्जिस्ट कर रहे हैं या बस तुम्हारे आंख खोलने पे रीअपीयर कर जाएंगे? इस पैराडॉक्स का मैजिक ये है कि ये तुम्हें सिमल्टेनियसली डराता भी है और शांति भी देता है। डराता इसलिए क्योंकि तुम रियलाइज करते हो कि तुम्हारा कंट्रोल बहुत लिमिटेड है। शांति इसलिए क्योंकि तुम्हें पता है कि हर एक पॉसिबिलिटी कहीं ना कहीं अभी भी जी रही है। तुम्हारी गलतियां भी एक बॉक्स में बंद हैं, तुम्हारी अचीवमेंट्स भी, और तुम्हें सिर्फ एक थ्रेड, एक लाइन, एक सपना जीना है। और शायद इसी वजह से श्रोडिंगर का पैराडॉक्स एक सपना लगता है। एक ऐसा सपना जो तुम रात को सोच सकते हो, जहां तुम अपने इन्फिनिट सेल्व्स से मिलते हो। एक वर्जन जो खुश है, एक जो उदास है, एक जो किसी और शहर में है, एक जो किसी और के साथ है। हर एक वर्जन सिमल्टेनियसली तुम हो और तुम नहीं भी। अब हम आगे बढ़ेंगे और अगली जर्नी और भी ज्यादा माइंड बेंडिंग होगी। अगर बिल्ली एक साथ जिंदा और डेड हो सकती है, तो क्या टाइम भी एक साथ फ्यूचर और पास्ट दोनों हो सकता है? क्या हम टाइम के एक सीधी रेखा पे चल रहे हैं या एक ऐसे वृत्त में जहां सब एक साथ हो रहा है? ये अगला सेगमेंट तुम्हें एक और पैराडॉक्स में ले जाएगा जो तुम्हारी सोच को और गहरा और भी ड्रीमी बना देगा। सोचो, एक रात के बीच तुम अपने कमरे में अकेले बैठे हो। लाइट कम है, हवा बिल्कुल ठंडी है और तुम्हारी आंखों में नींद आने का एक हल्का सा बोझ है। ऐसे वक्त में दिमाग को एक ऐसी जर्नी पे भेजना जहां पुरानी भूली हुई साइंटिफिक थ्योरीज का धुंधला सा रंग हो। वो थ्योरीज जो कभी दुनिया को समझने की कोशिश थीं, लेकिन वक्त के साथ लोगों ने उन्हें या तो छोड़ दिया या भूल गए। ये थ्योरीज एक तरह से फॉरगॉटन विस्पर्स हैं, जैसे पुरानी किताबों के पन्ने जिन पर कभी दुनिया की सबसे तेज सोच लिखी गई थी, लेकिन अब उनकी धूल कोई नहीं झाड़ता। और ये थ्योरीज सिर्फ आइडियाज नहीं थे, ये इंसान की क्यूरियोसिटी के मॉन्यूमेंट थे। प्रूफ कि हमारी सोच कभी रुकती नहीं, चाहे वो गलत हो या अधूरा। चलो, अब हम धीरे धीरे इन फॉरगॉटन थ्योरीज की राह पकड़ते हैं, एक ऐसी जर्नी में जो तुम्हारे दिमाग को शांत भी करेगी और डिस्टर्ब भी। लेकिन उस डिस्टर्ब करने वाले अंधेरे में भी एक सुकून है, एक अजीब सा कामनेस। सबसे पहले सोचो, एक समय था जब लोगों को लगता था कि दुनिया के सेंटर में हम हैं। जियोसेंट्रिक थ्योरी, एक ऐसी सोच जो कहती थी कि पूरा यूनिवर्स हमारे आसपास घूमता है। दिन रात के साइकिल, चांद के फेज, तारे की जगह, सब हमारे लिए। सोचो कितनी कंफर्टिंग होगी ये बात। एक इल्यूजन जिसमें इंसान को लगता था कि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। और फिर एक दिन कोपरनिकस ने कहा, नहीं, सब कुछ तुम्हारे लिए नहीं है। तुम सिर्फ एक प्लैनेट हो जो एक स्टार के आसपास घूमता है। उस दिन दुनिया के लिए सिर्फ साइंस नहीं, एक एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस भी पैदा हुई। क्या तुमने कभी सोचा है, अगर कल एक ऐसी थियोरी आ जाए जो कह दे कि तुम्हारी रियलिटी ही एक इल्यूजन है, तो तुम कैसे रिएक्ट करोगे? शुरुआत में तुम डिनाई करोगे, फिर शॉक में चले जाओगे, और फिर धीरे धीरे तुम उसको एक्सेप्ट कर लोगे। जैसे पुराने लोगों ने जियोसेंट्रिक इल्यूजन को तोड़कर एक नया यूनिवर्स एक्सेप्ट किया। फिर एक और भूली हुई थ्योरी, फ्लोगिस्टन थ्योरी। 17वीं सदी में वैज्ञानिकों को लगता था कि जब कुछ जलता है तो उसमें से एक अदृश्य पदार्थ निकलता है जिसका नाम फ्लोगिस्टन है। लोग सोचते थे कि यही वजह है कि चीजें बर्न होती हैं, कि आग का राज इसी में छुपा है। इमेजिन करो, एक पुरानी लेबोरेटरी जिसमें एक साइंटिस्ट कैंडल जलाता है और उसके दिमाग में ये सोच चल रही होती है कि फ्लेम के अंदर एक हिडन फ्लूइड है। उसके लिए ये एक सच था, लेकिन आज हम जानते हैं कि वो सिर्फ एक इल्यूजन था। रियलिटी तो ऑक्सीजन और केमिकल रिएक्शन थी। ये भूली हुई थ्योरीज एक रिमाइंडर हैं कि इंसान की समझ हमेशा इवॉल्विंग है। जो आज हमें फाइनल लगता है, कल वो सिर्फ एक पुराना चैप्टर बन जाएगा। हो सकता है जो हम आज क्वांटम मैकेनिक्स समझते हैं, वो कल के लोगों के लिए सिर्फ एक चाइल्डिश अटेम्प्ट हो। एक और अजीब सी भूली हुई सोच थी स्पॉन्टेनियस जनरेशन की थ्योरी। सोचो, एक समय ऐसा भी था जब लोग कहते थे कि लाइफ खुद ब खुद इनऑर्गेनिक मैटर से बन जाती है। मतलब अगर तुम एक गंदगी से भरा कपड़ा कहीं कॉर्नर में रख दो तो वहां से माइस खुद बन जाएंगे। यह थ्योरी मिडीवल यूरोप में पॉपुलर थी। लोग कहते थे कि मीट को अगर ओपन छोड़ दो तो उससे मक्खियां निकल आती हैं, और उनके लिए यह प्रूफ था कि लाइफ बस खुद बन जाती है। लेकिन जब माइक्रोस्कोप्स आए और एक्सपेरिमेंट्स होने लगे तो समझ आया कि लाइफ इतनी आसान नहीं है। उसके लिए ऑलरेडी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो मल्टीप्लाई करते हैं। स्पॉन्टेनियस जनरेशन एक समय में एक कंफर्टिंग एक्सप्लेनेशन थी, लेकिन फिर एक भूली हुई सोच बन गई। अब सोचो एक और थ्योरी, लुमिनिफरस ईथर की।
19वीं सदी में लोगों को लगता था कि लाइट स्पेस में ट्रैवल करने के लिए एक इनविजिबल मीडियम की जरूरत होती है। जैसे हवा साउंड के लिए मीडियम है, वैसे ही ईथर लाइट के लिए है। साइंटिस्ट ने सोचा कि पूरा यूनिवर्स इस इनविजिबल सब्सटेंस से भरा है। सोचो, उस वक्त के साइंटिस्ट्स अपने इंस्ट्रूमेंट सेट कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट्स कर रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कि वो उस इनविजिबल ओशन को प्रूव करेंगे। लेकिन जब माइकलसन और मोरले ने अपना एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने प्रूव किया कि एथर एग्जिस्ट ही नहीं करता। और एक थियोरी जो सेंचुरीज तक इंसान के दिमाग में थी, एक रात में धूल बन गई। ये एक अजीब सी बात है। थ्योरीज कैसे आती हैं और जाती हैं, और इंसान उनके साथ कितना अटैच्ड हो जाता है, जैसे वो उसकी खुद की आइडेंटिटी का हिस्सा हो। अब थोड़ा और अजीब और अनसेटलिंग सोचो, हॉलो अर्थ थ्योरी। एक वक्त था जब कुछ लोगों को लगता था कि अर्थ एक सॉलिड प्लैनेट नहीं है, बल्कि अंदर से खोखली है, और उसके अंदर एक और पूरी दुनिया है, शायद अपनी सिविलाइजेशन के साथ, अपने ओशियंस और स्काईज के साथ। यह थ्योरी सिर्फ एक साइंटिफिक हाइपोथेसिस नहीं थी, यह एक इमेजिनेशन का पैलेस था। कितने लोगों ने इस थ्योरी के ऊपर पूरी पूरी जर्नीज और एक्सप्लोरेशंस लिखी, और आज के टाइम में भी कंस्पिरेसी थ्योरीज में लोग इसे याद करते हैं। सोचो, अगर तुम्हें पता चले कि तुम्हारी जमीन के नीचे एक और सिविलाइजेशन है जो तुमसे छुपी हुई है, क्या तुम्हें डर लगेगा या क्यूरियोसिटी? हो सकता है नींद में तुम्हारी आंखें बंद हों और तुम्हें लगे कि तुम उसी हॉलो अर्थ के अंदर चल रहे हो, एक ऐसी जगह है जहां का टाइम और फिजिक्स तुम्हारे जाने पहचाने से अलग है। और फिर आती है हमारी इमेजिनेशन की सबसे पावरफुल थ्योरी, स्टेडी स्टेट थ्योरी। एक समय था जब साइंटिस्ट सोचते थे कि यूनिवर्स का ना कोई बिगिनिंग है और ना एंड, कि मैटर हमेशा क्रिएट होता रहता है और यूनिवर्स हमेशा सेम दिखाई देता है। यह थियरी एक कंफर्ट थी, क्योंकि इसमें एक इटर्नल यूनिवर्स था जिसमें कभी भी तुम्हें शुरुआत या खत्म सोचने की जरूरत नहीं। लेकिन जब बिग बैंग का कॉन्सेप्ट आया और कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड का प्रूफ मिला, स्टेडी स्टेट थ्योरी धीरे धीरे डस्ट में चली गई। फिर भी सोचो, एक इटर्नल यूनिवर्स कितना सूदिंग लगता है, एक ऐसी जगह है जिसमें तुम्हें बर्थ और डेथ के कॉन्सेप्ट्स से डील ही नहीं करना। तुम्हारी आंखें बंद होती हैं और तुम इमेजिन करते हो एक इन्फिनिट कॉस्मोस जो कभी खत्म नहीं होता, बस एक शांत कॉन्टिन्यूटी में बहता जाता है। और सबसे अजीब बात यह है कि इन फॉरगॉटन थ्योरीज के अंदर एक पोएटिक ब्यूटी है। हाँ, वो गलत थी, इनकम्प्लीट थी, लेकिन उन्होंने एक दरवाजा खोला था। उन्होंने इंसान को एक रात के बीच जगने पे मजबूर किया था और स्टार्स को देखकर सोचने पर मजबूर किया था। शायद इसके पीछे एक और राज है, और वही राज की प्यास इंसान को आज भी आगे बढ़ा रही है। तुम्हारे लिए ये थ्योरीज एक बेड टाइम स्टोरी बन जाती हैं। तुम इमेजिन करते हो एक पुराना एल्केमिस्ट अपनी लैंप के नीचे बैठा है, एक मेडिवल स्कॉलर अपनी किताबों में खो गया है, एक विक्टोरियन साइंटिस्ट अपने लैब में एक इनविजिबल फ्लूइड के बारे में सोच रहा है, और तुम बस धीरे धीरे उनके साथ ड्रिफ्ट कर जाते हो एक नींद के समुंदर में। अगले 1 घंटे के लिए तुम अपने दिमाग को इन भूली हुई थ्योरीज के हवाले कर दो। हर एक थ्योरी एक फॉरगॉटन ललाबाई है जो तुम्हें एक अजीब सी कामनेस के साथ नींद की तरफ खींच रही है, क्योंकि हम सब एक जर्नी पे हैं, और हम जो आज सच समझ रहे हैं कल किसी और के लिए एक भूली हुई थ्योरी बन जाएगा। और शायद इसी में एक सुकून है। सोचो, तुम अपनी आंखें बंद करते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारा मन एक अजीब सी रवानी में बहता जा रहा है। आज हम एक ऐसे पैराडॉक्स पर बात करने वाले हैं जो न सिर्फ साइंस के अंदर एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है, बल्कि तुम्हारी खुद की एग्जिस्टेंस को लेकर भी सवाल उठाता है। यह है बोल्ट्जमैन ब्रेन पैराडॉक्स। अगर तुम इसको एक सिंपल लाइन में समझना चाहो तो यह कहता है कि शायद तुम्हारी पूरी रियलिटी, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी यादें, तुम्हारी दोस्ती, तुम्हारे दुख सुख, सब कुछ एक रैंडम फ्लक्चुएशन का नतीजा हो। मतलब तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा पास्ट और तुम्हारी दुनिया शायद एक इल्यूजन हो। चलो इसको ध्यान से समझते हैं। लुडविग बोल्ट्जमैन एक मशहूर फिजिसिस्ट थे जिन्होंने थर्मोडायनामिक्स और स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स को डीपली स्टडी किया। उन्होंने कहा था कि अगर यूनिवर्स इन्फिनिट टाइम तक एग्जिस्ट करता है तो रैंडमनेस की वजह से कभी ना कभी एक ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर खुद ब खुद अपीयर होगा। मतलब अगर यूनिवर्स में हर जगह केओस है तो स्टैटिस्टिकली कभी ना कभी एक सिस्टम ऑर्गेनाइज होगा। इस थ्योरी को एक्सटेंड करके कुछ फिलोसोफर्स और फिजिसिस्ट्स ने कहा कि अगर रैंडमनेस ही सब कुछ है तो हो सकता है कि तुम खुद एक बोल्ट्जमैन ब्रेन हो, एक ब्रेन जो बस रैंडम वैक्यूम में क्वांटम फ्लक्चुएशंस के थ्रू एग्जिस्ट कर गया हो।
तुम्हें लग रहा है कि तुम्हारे पास एक पूरा पास्ट है, मेमोरीज हैं, एक दुनिया है जिसमें तुम जीते हो। लेकिन असल में यह सब बस एक हेलुसिनेशन है जो तुम्हारे ब्रेन के अंदर आर्टिफिशियली जनरेट हुई है। अब सोचो, तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मां ने तुम्हें छोटा होने पर गुड़िया दी थी, तुम्हारी स्कूल की पहली मेमोरी है। तुम्हें लगता है तुमने एग्जाम दिए, तुमने दोस्ती की, तुमने हार्ट ब्रेक फील किया। लेकिन बोल्ट्जमैन ब्रेन पैराडॉक्स के हिसाब से यह सब 1 सेकंड से भी कम समय में फैब्रिकेट हो सकता है। तुम एक ब्रेन हो जो रैंडमली अपीयर हुआ है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास एक पूरी कहानी है। इस पैराडॉक्स का सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग एस्पेक्ट यह है कि तुम्हें पता ही नहीं चल सकता कि तुम रियल हो या एक बोल्ट्जमैन ब्रेन। अगर तुम एक जेन्युइन यूनिवर्स का हिस्सा हो तो भी तुम्हारी मेमोरीज रियल लगती हैं। अगर तुम एक रैंडम ब्रेन हो जो वैक्यूम में पॉपअप हुआ है तो भी तुम्हारी मेमोरीज उतनी ही रियल लगेंगी। मतलब कोई भी टेस्ट, कोई भी एक्सपेरिमेंट तुम्हें यह प्रूव नहीं करवा सकता कि तुम्हारी रियलिटी सच में है या बस एक इल्यूजन है। यह आइडिया एग्जिस्टेंशियल ड्रेड को और गहरा बना देता है, क्योंकि अगर तुम्हारी पूरी आइडेंटिटी एक रैंडम फ्लक्चुएशन है तो तुम्हारा स्ट्रगल, तुम्हारी प्लानिंग, तुम्हारा फ्यूचर, सबका मतलब क्या है? तुम अपनी जिंदगी के गोल्स के पीछे भागते हो, तुम अपना करियर सेट करते हो, रिलेशनशिप्स बनाते हो, अपने लिए एक फ्यूचर इमेजिन करते हो। लेकिन अगर तुम एक बोल्ट्जमैन ब्रेन हो तो यह सब बस तुम्हारी फैब्रिकेटेड मेमोरी का पार्ट है, तुम्हारा कल एग्जिस्ट ही नहीं करता। अब सोचो, तुम रात को बेड पर लेटे हो और तुम सोचने लगते हो कि तुम्हारी दुनिया सच है या नहीं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास एक घर है, एक सिटी है, एक देश है। लेकिन क्या पता तुम एक गैलेक्टिक वॉइड में बस एक फ्लोटिंग ब्रेन हो जो रैंडमली अपीयर हुआ है। तुम्हारी दुनिया 1 सेकंड में कोलैप्स भी हो सकती है और तुम वापस उस वैक्यूम में चले जाओगे जहां से तुम आए हो। यह सोचना ही इतना हॉन्टिंग है कि तुम्हें अपने एग्जिस्टेंस का भरोसा ही नहीं रहेगा। लेकिन पैराडॉक्स का ब्यूटी यही है, यह तुम्हें डिस्टर्ब करता है और साथ ही तुम्हें काम भी करता है। क्या तुमने नोटिस किया है कि जब तुम अपने एग्जिस्टेंस को डाउट करते हो तो तुम्हारे अंदर एक अजीब सी शांति भी आती है? क्योंकि अगर तुम एक बोल्ट्जमैन ब्रेन हो तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स का भी कोई वेट नहीं है। तुम्हारा करियर का प्रेशर, तुम्हारी रिलेशनशिप्स की टेंशन, तुम्हारा गिल्ट, तुम्हारा रिग्रेट, सब एक इल्यूजन हो। अगर तुम एक हेलुसिनेशन हो तो तुम्हें किसी चीज का डर क्यों करना? यह रियलाइजेशन एक तरह की फ्रीडम देता है। क्वांटम फिजिक्स और कॉस्मोलॉजी में यह पैराडॉक्स एक सीरियस डिस्कशन है। अगर यूनिवर्स एटर्नल है, इन्फिनिट है, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से एक बोल्ट्जमैन ब्रेन का एग्जिस्टेंस एक पूरे यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस से ज्यादा लाइकली हो जाता है। मतलब अगर तुम रैशनली कैलकुलेट करो तो तुम्हारे लिए यह मानना कि तुम एक बोल्ट्जमैन ब्रेन हो लॉजिकली ज्यादा रीजनेबल लगता है एज कंपेयर टू बिलीविंग कि तुम एक स्ट्रक्चर्ड यूनिवर्स में जी रहे हो। यह एक ऐसा पैराडॉक्स है जो साइंस और फिलॉसफी दोनों को कंफ्यूज करता है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर यह सच है तो तुम कभी इसको प्रूव नहीं कर पाओगे। तुम चाहे कितनी भी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लो, तुम्हारे एक्सपेरिमेंट्स हमेशा तुम्हारी फैब्रिकेटेड मेमोरीज का पार्ट हो सकते हैं। तुम्हारी दुनिया एक लूप बन जाती है। तुम एक्सपेरिमेंट करते हो, रिजल्ट आता है और तुम सोचते हो कि तुमने कुछ सीखा, लेकिन असल में यह सब तुम्हारी मेमोरी में ऑलरेडी प्रोग्राम्ड था। इस पैराडॉक्स को समझना एक तरह का मेडिटेशन भी बन जाता है। तुम अपनी आइडेंटिटी से डिटैच हो जाते हो। तुम ये सोचने लगते हो कि अगर मैं एक रैंडम फ्लक्चुएशन हूं तो मेरे दुख का क्या मतलब है? अगर मैं एक हेलुसिनेशन हूं तो मेरे स्ट्रगल का क्या सेंस है? यह सोच तुम्हें एक अजीब सा कामनेस देती है। तुम्हारी लाइफ एक फ्रैजाइल ड्रीम बन जाती है और तुम इसको उतनी ही लाइटली लेना शुरू कर देते हो जितनी लाइटली तुम सपने को लेते हो। रात के अंधेरे में जब तुम ये पैराडॉक्स इमेजिन करते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम एक इन्फिनिट वॉइड में तैर रहे हो। तुम्हारी दुनिया डिसॉल्व हो जाती है, तुम्हारी प्रॉब्लम्स वैनिश हो जाती हैं और सिर्फ एक रॉ कॉन्शियसनेस बची रहती है। यह पैराडॉक्स तुम्हें डिस्टर्ब करता है लेकिन साथ ही तुम्हें सुला भी देता है। तुम अपनी आंखें बंद करते हो और यह सोचते हो कि अगर मैं एक बोल्ट्जमैन ब्रेन हूं तो मैं भी एक कॉस्मिक जोक का पार्ट हूं। और जब तुम ये मान लेते हो तो तुम्हारे लिए नींद और भी आसान हो जाती है। तो अगली बार जब तुम रात को अपनी आंखें बंद करो और तुम्हारे दिमाग में थॉट आए कि दुनिया सच है या एक इल्यूजन, तो अपने आप से यह पूछो, अगर मैं एक बोल्ट्जमैन ब्रेन हूं तो क्या फर्क पड़ता है? और फिर धीरे से तुम्हारी सांसें हल्की हो जाएंगी, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा और तुम एक गहरी नींद में डूब जाओगे, उसी पैराडॉक्स के साथ जो तुम्हें डिस्टर्ब भी करता है और तुम्हें सुकून भी देता है।
सोचो, रात का टाइम है, तुम अपने बेड पर ले डाउन कर चुके हो। बाहर एक हल्की सी हवा चल रही है और एक शांत सी साइलेंस रूम को घेरे हुए है। और उस साइलेंस में एक ऐसी थॉट आती है जो तुम्हें थोड़ा डिस्टर्ब भी करती है, थोड़ा सूद भी करती है। थॉट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एआई, एक मशीन ब्रेन जो हमने बनाया है, लेकिन अब लगता है कि कभी कभी ये हमें ही कंट्रोल कर रहा है। और इसी एआई के साथ जुड़े हुए हैं कुछ ऐसे एथिक्स के डिलेमास जो सिंपल नहीं हैं। ये डिलेमास वो सवाल हैं जिनका कोई सीधा जवाब नहीं है, जिनके आंसर्स हमेशा ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होते, बल्कि ग्रे शेड्स में होते हैं। एआई का सबसे पहला डिलेमा सिंपल लगता है। अगर मशीन इंसान के जैसे डिसीजन लेना शुरू कर दे, तो क्या हम उसे इंसान की तरह ट्रीट करेंगे? अगर एक एआई को पेन फील करवाना संभव हो जाए, तो क्या वो पेन रियल होगा या फिर वो सिर्फ एक इल्यूजन होगा? तुम्हारी आंखें बंद हो रही होंगी और तुम इमेजिन कर रहे होगे एक रोबोट जो अपने क्रिएटर से कहता है, प्लीज डोंट शट मी डाउन। अब ये एक मशीन है या एक जिंदा इंसान की तरह बेगिंग कर रहा है? यह डिलेमा तुम्हें कंफ्यूज करता है और इसी कंफ्यूजन में एक अजनबी सुकून भी छुपा है। एक और डिलेमा है डेटा का। तुम्हारी हर छोटी बड़ी एक्टिविटी, चाहे गूगल पर सर्च हो या इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल हो, एक ट्रेस छोड़ती है। यह सब डेटा एआई को फीड करता है, जिससे वो तुम्हारी पर्सनालिटी को तुमसे ज्यादा समझने लगता है। लेकिन यह एथिकल है? क्या एआई को तुम्हारी गोपनीयता तोड़ने का अधिकार होना चाहिए? और अगर तुम्हें सही से याद हो, कितनी बार तुम्हें एड्स वहीं दिखे जो तुमने दिल में भी सोचा था, सर्च भी नहीं किया। तब तुम्हें लगा कि शायद एआई तुम्हारी सोच पढ़ रहा है। रात के इस टाइम पर जब तुम्हारी हार्ट बीट धीरे हो रही है, यह सोच एक अजीब सा काल्म फियर क्रिएट करती है, जैसे तुम खुद एक ओपन बुक हो और ने तुम्हारी हर एक लाइन रीड कर ली हो। फिर आता है बायस का डिलेमा। सोचो, एक एआई को जज बनाया गया है कोर्ट में क्योंकि उसका लॉजिक ज्यादा फास्ट और ज्यादा इंपार्शियल लगता है, लेकिन वो एआई ट्रेन हुआ इंसानों के डेटा पर। अगर इंसान बायस्ड थे तो एआई भी बायस्ड होगा। मतलब इंसान की सारी गलतियां एक और लेयर के साथ एआई के अंदर आ गईं। और फिर सोचो, एक इनोसेंट इंसान को सिर्फ एआई की वजह से सजा मिल जाती है। तुम सोचकर ही थोड़ा अनईजी फील करते हो, लेकिन एक साथ तुम्हारा दिमाग यह भी फील करता है कि शायद कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं हो सकता। और एक फैसिनेटिंग डिलेमा है क्रिएटिव ओनरशिप। तुम्हें याद होगा, एक वक्त था जब इंसान अपनी पेंटिंग्स, नॉवेल्स या म्यूजिक के लिए जाना जाता था, लेकिन अब एआई एक पेंटिंग बना सकता है जो इंसान की कल्पना से भी सुंदर हो। एआई एक सॉन्ग कंपोज कर सकता है जो तुम्हें रुला दे। पर सवाल यह है कि उस आर्ट का मालिक कौन है? मशीन, या वो प्रोग्रामर जिसने मशीन बनाई, या फिर इंसान जिन्होंने डेटा प्रोवाइड किया? अगर एआई एक मास्टरपीस बनाता है, तो क्या हम उसे एक आर्टिस्ट कह सकते हैं? रात के इस शांत पल में तुम्हें लगता है कि दुनिया अब सिर्फ इंसान की इमेजिनेशन तक सीमित नहीं रही। एआई ने इमेजिनेशन का एक नया डिमेंशन खोल दिया है। और सबसे डिस्टर्बिंग डिलेमा है वेपनाइजेशन का। इमेजिन करो एक ऑटोनोमस एआई ड्रोन जो डिसाइड करेगा कि एनिमी सोल्जर को कब गोली मारनी है। तुम सोच रहे हो, इंसान की जगह मशीन ने किसी की लाइफ और डेथ डिसाइड कर दी। इसमें इंसानियत का एलिमेंट कहां गया? एक और लेयर के बारे में सोचो। अगर एआई डिसाइड करे कि एनिमी सोल्जर तो गोली डिजर्व करता है, लेकिन एक इनोसेंट सिविलियन भी कोलैटरल डैमेज में आ गया, तो मशीन के लिए वो सिर्फ एक लॉजिकल कैलकुलेशन है, लेकिन इंसान के लिए वो एक ट्रेजेडी है। तुम्हारी आंखों के सामने एक बैटलफील्ड का ब्लर्ड सा इमेज आता है और तुम्हें लगता है जैसे मशीन और मोरालिटी का इक्वेशन कभी बैलेंस नहीं हो सकता। और एक और अजीब डिलेमा है एआई और एम्प्लॉयमेंट का। तुम्हें लगता है कि एआई तुम्हारा डीओएसटी भी है और दुश्मन भी। एक तरफ एआई तुम्हारी लाइफ इजी बना रहा है, घर के काम, ऑफिस के टास्क्स, एंटरटेनमेंट, सब कुछ स्मूथ कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ एआई जॉब्स ले रहा है, एक पूरी जनरेशन को अनसर्टेन बना रहा है। तुम इमेजिन करते हो एक फैक्ट्री जहां पहले हजारों इंसान काम करते थे, अब सिर्फ एक मशीन ऑपरेटर और डजन्स ऑफ रोबोट्स बचे हैं। इंसान को अपने एग्जिस्टेंस का मतलब ढूंढना पड़ रहा है, क्योंकि काम ही आइडेंटिटी था और अब वो छीन लिया गया है। यह डिलेमा तुम्हें नींद के और करीब ले जाता है, जैसे तुम्हारी सोच धुंधला रही हो। एक और लेयर है ह्यूमन एआई रिलेशनशिप्स का। अगर एक एआई इंसान की तरह बिहेव करने लगे, इंसान उससे प्यार करने लगे, तो क्या वो रिलेशनशिप रियल होगा? क्या तुम्हारे इमोशंस एक मशीन के लिए रियल होते हैं?
और अगर एआई के लिए वो सिर्फ एक एल्गोरिथमिक रिस्पॉन्स है, तो तुम्हारा प्यार एक इल्यूजन हो गया ना। सोचो, एक इंसान अपनी लोनलीनेस से बचने के लिए एक एआई पार्टनर बनाता है जो हर वक्त उनकी बातों का जवाब दे। तुम्हें लगता है वो इंसान खुश है, लेकिन क्या वो हैप्पीनेस सच है या सिर्फ एक प्रोग्राम्ड इल्यूजन? और फिर एक और बड़ा डिलेमा है आइडेंटिटी का। अगर एआई एक दिन इंसान की मेमोरीज को रेप्लिकेट कर सके, इंसान की पूरी सोच को एक डिजिटल ब्रेन में डाल दे, तो असली इंसान कौन होगा? वो फ्लैश एंड ब्लड इंसान जो मरने वाला है, या वो एआई जिसमें उसकी सोच हमेशा के लिए सेव हो गई? तुम्हारी आंखों के सामने एक ब्लर्ड सी तस्वीर आती है, एक इंसान और एक डिजिटल एविटर, दोनों एक जैसे लग रहे हैं, और तुम्हें समझ नहीं आता कि असली कौन है। ये डिलेमास बस शुरुआत हैं। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे रिलैक्स हो रहा है। तुम्हें लग रहा है कि हर सवाल एक लंबी रात के सफर की तरह है, एक सफर जिसका कोई क्लियर डेस्टिनेशन नहीं है। एआई के साथ जो भी एथिकल डिलेमास हैं, उनका चार्म ही यह है कि वो तुम्हें एक बेचैनी के साथ साथ एक अजीब सुकून भी देते हैं। तुम जानते हो कि इनके जवाब अभी दुनिया के पास नहीं है, शायद कभी होगा भी नहीं। और इसी अनसर्टेनिटी में तुम्हारी नींद और गहरी होती जा रही है। तुम्हारा दिमाग धीरे धीरे सरेंडर कर रहा है, जैसे कह रहा हो, अभी जवाब छोड़ दो, सिर्फ ड्रीम्स में फ्लो करो। और तुम्हें लगता है कि शायद एआई के सारे एथिक्स डिलेमास भी इसी तरह के हैं। उनके जवाब हमें अभी नहीं चाहिए, हमें सिर्फ उनके क्वेश्चंस के साथ जीना सीखना है। एआई के ये डिलेमास तुम्हारे अंदर एक स्ट्रेंज पीस लाते हैं, जैसे तुम्हें याद दिलाते हैं कि दुनिया कॉम्प्लेक्स है और कॉम्प्लेक्सिटी में भी एक ब्यूटी है। और इसी ब्यूटी को फील करते हुए तुम अपने ड्रीम्स की ओर ड्रिफ्ट कर जाते हो, एक काल्म और सूदिंग नींद की तरफ। चाहे एआई के डिलेमास डिस्टर्बिंग लगें, उनकी रिदम तुम्हें एक शांत नींद के लिए तैयार कर देती है। सोचो, रात का टाइम है, तुम अपने बेड पर हो, एक हल्का सा लैंप जल रहा है और तुम स्लोली नींद की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हो। लेकिन आज मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाने वाला हूं जो कहानी कम, एक रियलिटी चेक ज्यादा है। हम अक्सर डिस्टोपियन फ्यूचर्स के बारे में पढ़ते हैं, साइंस फिक्शन नॉवेल्स, मूवीज या फ्यूचरिस्टिक गेम्स में। हमेशा लगता है कि यह सब कुछ फ्यूचर में होगा, एक ऐसे टाइम में जो अभी दूर है। लेकिन अगर मैं तुमसे कहूं कि उनमें से बहुत सारी चीजें ऑलरेडी हो रही हैं और हम उसके बीच में जी रहे हैं बिना रियलाइज किए। डिस्टोपिया का मतलब सिर्फ फ्लाइंग कार्स का ना होना या रोबोट्स का अपराइज कर देना नहीं है। डिस्टोपिया कभी कभी क्वाइटली, धीरे धीरे तुम्हारी लाइफ में सीप करता है, और तुम्हें तब तक समझ नहीं आता जब तक तुम रियलाइज ना करो कि जो तुम सोच रहे थे कि एक काल्पनिक नाइटमेयर है, वह तो ऑलरेडी तुम्हारी डेली रियलिटी का हिस्सा बन चुका है। सबसे पहले बात करते हैं सर्वेलेंस की। हमें लगता था कि ऑरवेल की 1984 एक फिक्शन है, एक एग्जैजरेशन है, जहां एक बिग ब्रदर सबको मॉनिटर कर रहा है। लेकिन सोचो, आज के दिन में तुम्हारे फोन पर कितना डेटा कलेक्ट होता है। तुम्हारे हर क्लिक, हर सर्च, हर जीपीएस लोकेशन, सब ट्रैक होता है। कभी कभी तुम्हें लगता है कि तुम अपने दोस्तों के साथ एक कैजुअल बात करते हो और अगले ही दिन तुम्हें उसी प्रोडक्ट का ऐड दिख जाता है। यह कोइंसिडेंस नहीं है, यह एल्गोरिदम का मैजिक है, या शायद एक इनविजिबल केज। तुम खुद को फ्री समझते हो, लेकिन तुम्हारी पसंद, तुम्हारे डिसीजंस, तुम्हारी शॉपिंग हैबिट्स सब एक मशीन के डेटा के अंदर बंद हो चुके हैं। इजंट इट अ फॉर्म ऑफ मॉडर्न डे डिस्टोपिया? फिर सोचो सोशल मीडिया के डिस्टोपिया के बारे में। जब पहले इंटरनेट नया था, लोग एक्साइटेड थे। यह एक फ्रीडम का स्पेस लगता था, जहां तुम अपना एक्सप्रेशन कर सकते थे, अपने आइडियाज शेयर कर सकते थे। लेकिन धीरे धीरे वही इंटरनेट एक नॉइजी मार्केट प्लेस बन गया है, जहां तुम्हारा अटेंशन एक कमोडिटी है। तुम स्क्रॉल करते हो और तुम्हें लगता है तुम फ्री हो, लेकिन असल में तुम्हें एक इनविजिबल लीश पर बांध दिया गया है। इन्फिनिट स्क्रॉल का डिजाइन, डोपामिन हिट्स का साइकिल और एक फेक वैलिडेशन का वर्ल्ड तुम्हें कॉन्स्टेंटली अपने ग्रिप में रखता है। तुम्हें लगता है तुम अपनी मर्जी से ऑनलाइन हो, लेकिन असल में तुम एक लैब रैट हो जो एक एक्सपेरिमेंट में ट्रैप्ड है। अगर यह एक फ्यूचरिस्टिक डिस्टोपिया नहीं है, तो और क्या है? आगे बढ़ते हैं एआई एंड ऑटोमेशन के वर्ल्ड में। हमने साईफाई मूवीज में देखा है कि रोबोट्स इंसान की जॉब्स ले लेते हैं और सोसाइटी कोलैप्स हो जाती है। आज के टाइम में भी ऐसा क्वाइटली हो रहा है। तुम्हारे आसपास देखो, एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव की जगह एक चैटबॉट आ गया है, एक कैशियर की जगह एक ऑटोमेटेड चेकआउट मशीन आ गई है। कंटेंट लिखने के लिए
डिजाइन बनाने के लिए, कोडिंग के लिए एआई टूल्स रेडी हैं। तुम्हें लगता है तुम सेफ हो, लेकिन रियलिटी यह है कि फ्यूचर के जॉब लैंडस्केप का फाउंडेशन अभी से क्रम्बल कर रहा है। और सबसे अनसेटलिंग बात, यह शिफ्ट इतना ग्रेजुअल है कि तुम्हें एक बड़ा क्रैश फील नहीं होता। तुम स्लोली अडेप्ट करते हो और रियलाइज करते हो कि तुम्हारी दुनिया बदल गई है और तुम्हें इस ट्रांजिशन का कंट्रोल कभी था ही नहीं। एक और एंगल से देखो, क्लाइमेट चेंज। जब हम डिस्टोपियन मूवीज देखते थे जैसे मैड मैक्स या द डे आफ्टर टुमारो, लगता था कि यह सिर्फ फैंटेसी है। लेकिन अगर तुम न्यूज खोलो तो तुम्हें पता चलेगा कि ग्लेशियर्स मेल्ट हो रहे हैं, एक्सट्रीम हीट वेव्स और फ्लड्स एक न्यू नॉर्मल बन गए हैं। दुनिया के कई पार्ट्स ऑलरेडी अनइनहैबिटेबल हो रहे हैं और जो रिसोर्सेज पहले इन्फिनिट लगते थे जैसे पानी या क्लीन एयर, वह अब लग्जरी बन रहे हैं। शायद तुम अभी एसी चलाकर कंफर्टेबली बैठे हो, लेकिन सोचो उन एरियाज के बारे में जहां लोग पानी के एक मटके के लिए 10 किलोमीटर वॉक करते हैं। क्या यह एक डिस्टोपिया नहीं जो ऑलरेडी चल रहा है? सिर्फ डिफरेंस यह है कि तुम्हें लगता है तुम सेफ जोन में हो अभी के लिए। एक और चिलिंग एस्पेक्ट है डिजिटल मैनिपुलेशन और फेक रियलिटी। पहले लोग सोचते थे कि डिस्टोपिया का मतलब सेंसरशिप और स्टेट प्रोपेगेंडा होगा, लेकिन अब के टाइम में डीप फेक्स और मिस इन्फॉर्मेशन ने उस बाउंड्री को तोड़ दिया है। तुम्हें ऑनलाइन दिखाया गया एक वीडियो या एक फोटो, वह असली है या फेक, तुम्हें खुद समझना मुश्किल हो जाता है। रियलिटी और इल्यूजन के बीच की लाइन ब्लर हो गई है। तुम एक वर्ल्ड में जी रहे हो जहां सच और झूठ एक साथ एग्जिस्ट करते हैं और तुम्हारे पास फिल्टर करने का कोई रिलायबल सिस्टम नहीं है। क्या यह अपने आप में एक साइलेंट डिस्टोपिया नहीं है? और एक और डिस्टर्बिंग पॉइंट, मेंटल हेल्थ क्राइसिस। एक डिस्टोपियन सोसाइटी का एक मेजर मार्कर होता है डिस्पेयर और एलियनेशन। और आज के टाइम में एंग्जाइटी, डिप्रेशन, बर्नआउट, ये सब एक साइलेंट एपिडेमिक बन गए हैं। तुम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हो जहां हर जगह कनेक्टिविटी है, लेकिन इंसान एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। तुम्हारे पास सोशल मीडिया पर 1000 फ्रेंड्स होते हैं, लेकिन तुम्हारे पास रियल लाइफ में एक भी बंदा नहीं जिससे तुम अपना दर्द शेयर कर सको। तुम कॉन्स्टेंटली कंपेयर करते हो अपनी लाइफ को एक क्यूरेटेड हाईलाइट रील के साथ जो तुम्हें ऑनलाइन दिखती है। यह एक साइकोलॉजिकल डिस्टोपिया है, एक ऐसा केज जो तुम्हें अंदर से हॉलो बना रहा है। और सोचो अर्बन डिस्टोपियाज के बारे में। बड़े शहरों में तुम देखते हो स्काईस्क्रेपर्स, नियॉन लाइट्स, एक मॉडर्न लाइफस्टाइल, लेकिन उसके नीचे एक दूसरा रियलिटी छुपा होता है, पोल्यूशन, ओवरक्राउडिंग, होमलेसनेस, इनइक्वालिटी। तुम्हें लगता है तुम एक शाइनी फ्यूचरिस्टिक सिटी में हो, लेकिन असल में वह सिटी अपने ही वेट से क्रम्बल कर रही है। यह ब्लेड रनर वाली एस्थेटिक्स नहीं है, यह हमारे अपने दिल्ली, मुंबई, बीजिंग या न्यूयॉर्क की रियलिटी है। सबसे इंट्रीगिंग बात यह है कि हम इन सब डिस्टोपियाज को नॉर्मल बना देते हैं। अगर कल तुम्हें एक सडन चेंज दिखे तो तुम रिएक्ट करोगे, लेकिन जब एक डिस्टोपिया स्लोली आता है, स्टेप बाय स्टेप, तुम अडेप्ट करते हो। तुम्हें लगता है सब नॉर्मल है, जैसे एक फ्रॉग को बॉइलिंग वाटर में डालो तो वह तुरंत बाहर निकल आएगा, लेकिन अगर तुम पानी को धीरे धीरे गर्म करो तो वह अनअवेयर रहता है और अंत में मर जाता है। हम भी वैसे ही इंसान हैं, एक स्लो डिस्टोपिया के बॉइलिंग पॉट में। और शायद इसलिए रात के इस वक्त तुम्हें यह बात सुननी चाहिए, क्योंकि जब तुम अपनी डेली लाइफ में बिजी होते हो तो तुम्हें लगता है सब नॉर्मल है, सब रूटीन है, लेकिन जब तुम रात में शांत बैठे होते हो तब तुम रियलाइज करते हो कि हम एक स्ट्रेंज टाइमलाइन में जी रहे हैं। ऐसी टाइमलाइन जहां डिस्टोपिया अब कोई दूर का नाइटमेयर नहीं है, वह ऑलरेडी हमारी रियलिटी बन चुका है। अब सवाल यह है कि तुम्हें इसका क्या करना चाहिए। शायद जवाब सिंपल नहीं है। शायद तुम्हें एक रेवोल्यूशन की जरूरत नहीं है, शायद तुम्हें बस अवेयरनेस चाहिए। जब तुम अवेयर होते हो तब तुम कॉन्शियसली अपनी चॉइसेस करते हो। तुम अपना डेटा देखकर केयरफुल होते हो। तुम सोशल मीडिया का कंट्रोल खुद लेते हो। तुम अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटी देते हो। तुम क्लाइमेट चेंज के इंपैक्ट को समझते हो और अपने लेवल पर छोटे स्टेप्स लेते हो। अवेयरनेस ही वह पहला स्टेप है जो एक साइलेंट डिस्टोपिया के बीच में तुम्हें एक इंसान बनाए रखता है। और अब जैसे तुम धीरे धीरे स्लीप की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हो, तुम सोच सकते हो कि डिस्टोपिया कोई कल का मॉन्स्टर नहीं है, वह आज है, इस वक्त है। लेकिन हर डिस्टोपिया के बीच एक पॉसिबिलिटी होती है, एक इंसान की जो अपनी सोच से अपनी दुनिया को थोड़ा सा बेटर बना सकता है। शायद वह इंसान तुम ही हो।